आप सभी का आज़ाद आईएएस एकेडमी के बृहत कार्यक्रम भारत दर्शन में। भारत दर्शन के इस अंक में हम आ पहुँचे हैं पूर्व के सिराज कहे जाने वाले सिराज हिंद जौनपुर ज़िलों में। यह उत्तर प्रदेश में अवस्थित है और आज के इस अंक के माध्यम से मैं आप सभी को सार्की साम्राज्य के बारे में पढ़ाऊंगा। मैं बताने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से मध्यकालीन भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत के समय जौनपुर का ये केंद्र बिंदु किस तरीके से सार्की साम्राज्य के तहत हिंदू मुस्लिम संप्रदाय की एकता का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर के उभरा। किस तरीके से यहाँ पर कला संस्कृति शिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ, जिस कारण से इसे सिराज हिंद या फिर पूर्व का सिराज कहा जाता है। तो आज के इस अंक में आप मेरे साथ जौनपुर साम्राज्य को पढ़ेंगे, सार्की साम्राज्य को पढ़ेंगे और सिराज हिंद के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज़ाद आईएएस एकेडमी के द्वारा भारत दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के आप सभी को आपकी परीक्षा उपयोगी और भारत के पर्यटन को विस्तारित रूप देने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि हम अपनी कला और संस्कृति को भारत के जन जन तक पहुँचाएँ और साथ ही सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र जितने भी हैं सभी को हम भारत के इतिहास की पृष्ठभूमि पर जाएँ। हम सिर्फ भारत के इतिहास तक केंद्रित नहीं है, साथ ही भारत की भौगोलिक विविधता, भारत की सांस्कृतिक विविधता, भारत की एकता और अखंडता और साथ ही जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर भी भारत दर्शन के विभिन्न अंक आपके साथ मैं प्रस्तुत कर चुका हूं। ये श्रृंखला निरंतर जारी रहेगी और निश्चित तौर पर आने वाले समय में मैं भारत के एक एक बिंदु हर एक क्षेत्र पर जाकर के आपको विषयवार हर सब्जेक्ट को, पूरे पाठ्यक्रम को, पूरे सिलेबस को पढ़ाऊँगा। ऐसा मेरा आप सभी से वादा था और ये हमेशा पूरा रहेगा। तो चलिए आज आप सभी मेरे साथ उस शाही किले में जो है खड़े हैं। भव्य नज़ारा आप देख रहे हैं जो सार्की साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जौनपुर शहर को बसाया गया था अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक जूना खां की याद में। और सिर्फ जौनपुर नहीं, फिरोजाबाद को भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही बसाया गया था। और किस तरीके से फिरोज शाह तुगलक के बाद, तुगलक वंश के बाद कैसे मलिक सरवर के द्वारा, ख्वाजा जहां के द्वारा किस तरीके से इस पूरे क्षेत्र को जो है विकसित किया गया और कैसे यहाँ पर एक नए साम्राज्य सार्की साम्राज्य की स्थापना की गई। तो आज मेरे साथ आप एक पूरी जर्नी चालू करेंगे। यहाँ पर जितनी भी महत्वपूर्ण स्थापत्य हैं, चाहे शाही पुल हो, अटाला मस्जिद हो, सभी के बारे में मैं आपको क्रम से बताऊंगा और आपकी परीक्षा उपयोगी समग्र जानकारी दूंगा। भारत दर्शन के इस अंक के माध्यम से आप उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के बारे में समग्रता से जान पाएंगे। और मैं आज के इस अंक में आप सभी को भारत दर्शन कार्यक्रम के साथ साथ उत्तर प्रदेश दर्शन में जिला दर्शन कार्यक्रम भी इसी के साथ आपका प्रारंभ करता हूं। साथ ही यहां से मैं जितने भी ज़िले हैं भारत के सभी ज़िलों को भी आप लोगों को क्रमवार एक एक करके पढ़ाऊंगा, वहां से जुड़े हुए विषय को। तो आज सिर्फ हम भारत दर्शन के अंक को ही नहीं समझेंगे बल्कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले के बारे में भी हम समग्रता से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले सार्की साम्राज्य और इसके बाद जौनपुर ज़िला, जौनपुर ज़िले को लेकर के उसका प्रशासनिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक सभी महत्वों को समझने का प्रयास करेंगे। और निश्चित तौर पे मेरा आप सभी से आग्रह है, अनुरोध है कि आप इस अंक को भारत के हर व्यक्ति तक पहुंचाएंगे ताकि सार्की साम्राज्य को सब लोग जान सकें और उत्तर प्रदेश के इस जौनपुर ज़िले से सभी लोग परिचित हो सकें। तो ये कार्यक्रम अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंक है और ये श्रृंखला आप लोगों के सहयोग से लगातार इसी तरीके से चलती रहेगी। मैं आप सभी को विस्तृत जानकारी समग्रता के साथ देता रहूँगा। चलिए फिर हमारे साथ एक विस्तृत सफ़र चालू होगा। मैं प्रारंभ अध्ययन अब हम प्रारंभ करेंगे। आप मेरे सामने देख रहे हैं एक विशाल किलेनुमा संरचना है और यहीं से पूरा एक केंद्र बिंदु था। जौनपुर ही राजधानी थी सार्की साम्राज्य की। और किस तरीके से विशाल साम्राज्य का संचालन इन किलेनुमी, किलाबंदी और किला संरचना से किया जाता था। यहीं पे शासक प्रशासक का निवास स्थान भी होता था और साथ ही संपूर्ण राजनीतिक नियंत्रण, प्रशासनिक नियंत्रण इन्हीं क्षेत्रों से होता था। तो चलिए उस शाही किले में हम प्रवेश करते हैं सार्की साम्राज्य के और आपको साथ ही साथ इस पूरे शाही किले का मैं भ्रमण भी कराऊंगा और आपको सबसे पहले मैं सार्की साम्राज्य के बारे में क्रम से बताऊँगा। देखिए, दिल्ली सल्तनत के बारे में आप सब जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 एडी में गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। और ऐबक के बाद जो है उसके जो उत्तराधिकारी थे, चाहे वो गुलाम वंश के शासक रहे हों, इसके बाद जो है खिलजी वंश के शासक हों, तुगलक वंश के शासक हों, तो तुगलक वंश के जो शासक थे उन्हीं शासकों के समय जो है एक जो है सार्की साम्राज्य की स्थापना होती है। और जौनपुर क्षेत्र में सार्की साम्राज्य के द्वारा यहाँ पर एक विशाल व्यवस्था का
जन्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप मेरे साथ, अब किले के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर एक एक विषय को व्यू पॉइंट के तहत आप देखेंगे और साथ में हमारा प्रयास रहेगा कि आपको हम एक एक करके सारे विषयों को दिखाते जाएं। चलिए अब एक एक करके विषय वस्तु के साथ हम विषयों को समझने का प्रयास करेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की गई थी और ऐबक के बाद इल्तुतमिश सुल्तान बना था। और इसके बाद सल्तनत के सामने जितनी भी महत्वपूर्ण जो सल्तनत को मजबूत करने की वास्तविक संस्थापक के तौर पे, इसीलिए हम इल्तुतमिश को जानते हैं क्योंकि उसने दिल्ली सल्तनत के लिए सबसे व्यापक प्रयास किए, किलेबंदी की और उस साम्राज्य को इस जो है मजबूती की तरफ ले जाने का लगातार उसने प्रयास किया। तो विद्यमान जितनी भी उस समय की चुनौतियाँ थीं, प्रारंभिक साम्राज्य था उसको, इसके बाद जो है मंगोलों का आक्रमण का खतरा भी लगातार बना हुआ था। ठीक है, इसके बाद खिलजी वंश के शासक आए, तुगलक वंश के शासक आए और दिल्ली की सीमा का लगातार विस्तार होता चला गया। और इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र इन शासकों के साम्राज्य का अंग बन गया। तुगलक वंश के शासकों में एक पर्सन था जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। इसको सल्तनत कालीन अकबर भी कहा जाता है। और सल्तनत कालीन अकबर कहने का कारण ये है क्योंकि इसकी जो नीतियाँ थीं वो नीतियाँ अपने आप में डेवलपमेंट को लेकर के बहुत व्यापक स्तर पे थीं। नहर प्रणाली से लेकर के विभिन्न प्रकार के कंस्ट्रक्शन में फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे कार्य किए। अब चलिए एक दो चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जौनपुर ज़िले के बारे में जानेंगे कि जो जौनपुर ज़िला है ये आपका वाराणसी मंडल के अंतर्गत आता है और वाराणसी मंडल के अंतर्गत ही ये सल्तनत कालीन नगर था तत्कालीन समय में। और यहाँ पर ख्वाजा जहाँ का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि ख्वाजा जहाँ जो है इसका संस्थापक था जिसको हम मलिक सरवर के नाम से जानते हैं। ठीक है, मलिक सरवर के द्वारा ही 1394 AD में इसकी स्थापना की गई थी जौनपुर जिलों को। ठीक है, और मलिक सर्क की उपाधि उसने धारण की थी, इसलिए इसको सार्की साम्राज्य के तौर पे जानते हैं। अब देखिए सार्की साम्राज्य में बहुत सारे शासक आए, सभी शासकों के बारे में मैं आपको एक एक करके विस्तार से बताता जाऊँगा। किले में जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, सभी चीज़ें आप देखते जाइए और चीज़ों को मेरे साथ समझते जाइए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि जौनपुर वर्तमान उत्तर प्रदेश में अवस्थित है और सल्तनत कालीन नगर है और इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अपने भाई जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की गई थी। जौनपुर की स्थापना ये आपको पता होना चाहिए। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली में जो इसी दौरान आपको पता है कि तैमूर अलंग का आक्रमण हुआ था और तैमूर अलंग के आक्रमण के बाद ही जो है यहाँ पर जो अराजकता फैली थी उस अराजकता का लाभ उठाकर मोहम्मद बिन तुगलक का एक दास था जिसका नाम था मलिक सरवर, है ना, मलिक सरवर। और मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ ने 1394 को स्वतंत्र जौनपुर राज्य की स्थापना की। ठीक है, और इसको तुगलक वंश के सुल्तानों ने मलिक उस सर की उपाधि दी जिस कारण से साम्राज्य को सार्की साम्राज्य के नाम से जाना। दिल्ली सल्तनत के समय जौनपुर को केंद्र बिंदु बना करके स्थापित हुआ सार्की साम्राज्य का अब मेरे साथ आप समग्रता से अध्ययन करेंगे। मैं आप सभी को सल्तनत कालीन सार्की साम्राज्य के बारे में अब डिटेल से बताऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई जो कि मोहम्मद गौरी का एक दास था। उसके पश्चात विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना इल्तुतमिश ने किया जो उसका उत्तराधिकारी था। और इसके बाद खिलजी वंश और तुगलक वंश और इसके बाद अन्य बहुत सारे वंश आए, सैयद वंश, लोधी वंश। लेकिन तुगलक वंश के समय ही इस स्थान का ये जौनपुर जो है केंद्र बिंदु बन करके उभरा। मलिक सरवर के द्वारा सार्की साम्राज्य की स्थापना की गई। ख्वाजा जहाँ के नाम से जाना जाता था, मलिक उस सर्क उसकी उपाधि थी। इन सब चीज़ों को मैं आपको अब बताऊँगा। क्रम से कितने शासक हुए, किन किन शासकों के द्वारा क्या क्या कार्य करवाए गए, ये सारी चीज़ें आप समझेंगे। तो आज सार्की साम्राज्य को आप डिटेल से समझेंगे। आप चाहें तो पेन कागज़ लेकर के नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, मैं आप सभी को विचरण करवाऊंगा, दिखाऊंगा पूरे किले को और साथ साथ आपको बताता जाऊंगा, पढ़ाता जाऊंगा। आप मुझे सुनते जाइएगा, ठीक है, और देखते भी जाइएगा। हम किले के अंदर हैं, ये शाही किला है। जैसा कि आपको पता है कि तुगलक वंश के समय में एक भारत में बाह्य आक्रमण हुआ, तैमूर का आक्रमण। और तैमूर के आक्रमण के समय ही एक अराजकता का माहौल विकसित हो गया और उस अराजकता के माहौल का लाभ उठा करके ही भारत में विभिन्न प्रांतों का स्वतंत्र होना प्रारंभ होते हैं। ठीक है, उन्हीं में से
जौनपुर क्षेत्र भी उसी दौरान स्वतंत्र राज्य के तौर पे स्थापित हुआ। सिर्फ जौनपुर नहीं स्थापित हुआ, बल्कि कश्मीर का क्षेत्र है, मालवा का क्षेत्र है, राजपूताना का क्षेत्र है, गुजरात का क्षेत्र है, या दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य की स्थापना भी इसी दौरान हुई थी। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में विभिन्न साम्राज्यों की स्थापना हुई, उनमें से जौनपुर एक था। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जौनपुर राज्य जिले की जो नाम है, इसका नामकरण या इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई। अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक या जौना खां की याद में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से मलिक सरवर या ख्वाजा जहां के द्वारा सार्की साम्राज्य को स्थापित किया गया। आप मेरे साथ जो है विचरण करते जाइए, मैं आपको एक एक चीज़ें क्रम से बताता जाऊंगा। आप सामने देख रहे हैं ये तुर्की हमाम है और इस पे जो है तत्कालीन शासकों के द्वारा यहाँ पर एक किले के अंदर जो संरचनाएँ होती हैं, सारी चीज़ें आप देखते जाएंगे और मैं इनके बारे में कुछ ना कुछ आपको बताता भी चलूँगा। चलिए विचरण प्रारंभ करते हैं। सार्की साम्राज्य के शासकों में सबसे पहला नाम आता है ख्वाजा जहान का। ख्वाजा जहान जौनपुर में सार्की वंश के संस्थापक हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ख्वाजा जहान जो है फिरोज शाह तुगलक के पुत्र महमूद तुगलक के दरबार में पहले वज़ीर के पद पर थे और 1394 में महमूद ने अपने वज़ीर को ख्वाजा जहान को मलिक उस सर की उपाधि दी, है ना। मलिक उस सर यानी पूर्व के स्वामी की उपाधि इसको प्रदान की गई। और ख्वाजा जहान ने इसी दौरान दिल्ली में तैमूर अलंग का आक्रमण होता है और तैमूर अलंग के आक्रमण के कारण ही यहाँ पर व्यापक अस्थिरता का माहौल पैदा हो जाता है और इसी अस्थिरता का लाभ उठा करके ख्वाजा जहान के द्वारा मलिक सरवर के द्वारा, दूसरा नाम मलिक सरवर है, के द्वारा सार्की वंश की नींव डाली जाती है। और इसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी और 1399 में ख्वाजा जहां की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है इसके राज्य की जो सीमाएँ थीं, कोल वाला क्षेत्र है, संभल वाला क्षेत्र है, रापरी वाला क्षेत्र है, यहाँ तक ये फैली हुई थी। और साथ ही साथ ख्वाजा जहां के समय ही तिरहुत और बिहार के क्षेत्र पर, दोआब के क्षेत्र पर भी प्रभुत्व स्थापित किया जा चुका था। इसके बाद ख्वाजा जहां के बाद 1399 पर सार्की साम्राज्य की गद्दी पर मलिक करन फूल मुबारक शाह जो है गद्दी पर बैठता है और वो भी एक महत्वपूर्ण शासक के तौर पर था और ये प्रथम सार्की शासक था जो सुल्तान की उपाधि धारण करता है। ठीक है, और ये ख्वाजा जहां का वास्तविक पुत्र ना होकर के इसका दत्तक पुत्र के तौर पे था और इसके दत्तक पुत्र के तौर पे होने के कारण से जो है इसने बाद में अंतोगत्वा मुबारक शाह के द्वारा सुल्तान की उपाधि धारण की जाती है, यानी अपने आप को स्वतंत्र रूप पे इसको जो है दिखाया जाता है। अपने नाम के खुतबे भी पढ़वाता है मुबारक शाह। और इसके शासनकाल पे इस समय महमूद तुगलक का जो वज़ीर था मल्लू इकमाद खान, इसने जैनपुर पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, और लेकिन उस आक्रमण को विफल कर देता है जो है मुबारक शाह, तो यानी तुगलक शासकों के द्वारा इस समय यहाँ पर आक्रमण भी किया जाता है। और 1402 में मलिक करन फूल मुबारक शाह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आप मेरे साथ शाही किले में हैं और इसका विचरण कर रहे हैं, साथ ही मैं आपको हायरार्की बता रहा हूँ सार्की वंश के शासकों की। इब्राहिम शाह सार्की इसके बाद शासक आता है, सबसे महत्वपूर्ण शासक होता है, 1402 में शासक बनता है और 1440 तक शासनकाल राज्य उसका रहता है, 1440 तक। तो मलिक करन फूल मुबारक शाह की मृत्यु के बाद 1402 में इब्राहिम शमशुद्दीन इब्राहिम शाह की उपाधि लेकर गद्दी पर बैठता है और इसकी राजनीतिक उपलब्धियां तो ज़्यादा नहीं रहती हैं, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से इसका समय सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पे होता है और इसके समय पे ही जौनपुर एक महान सांस्कृतिक केंद्र के तौर पे उभरता है। इसी कारण से जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये सबसे पहली बात हिंदू धर्म के प्रति काफ़ी सहिष्णु शासक था और इसीलिए इब्राहिम शाह के समय ही हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक एकता का भी स्वरूप देखने को मिलता है और इब्राहिम सार्की द्वारा हिंदू धर्म के प्रति सहिष्णुता का दृष्टिकोण अपनाया जाता है, साथ ही हिंदुओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है और इसके द्वारा ही स्थापत्य कला के क्षेत्र में जौनपुर व सार्की शैली का जन्म दिया जाता है। और 1440 में इब्राहिम शाह की मृत्यु हो जाती है, लेकिन झांझरी मस्जिद, अटाला मस्जिद, इनका निर्माण भी इसके द्वारा करवाया जाता है और एक विशिष्ट शैली, क्योंकि यहाँ पे जो अटाला मस्जिद है उसमें मीनारे नहीं हैं बल्कि तोरण द्वार हैं, 3 तोरण द्वार हैं यहाँ पर, जिसमें मध्य का तोरण द्वार सबसे बड़ा है। मैं अटाला मस्जिद के बारे में आगे आपको बताऊँगा। इसके बाद महमूद शाह सार्की जो है जौनपुर के सार्की वंश का तीसरा सुल्तान था,
1440 से 1457 तक उसने शासन किया। इब्राहिम सार्की के बाद महमूद शाह सार्की आता है, 1440 से लेकर 1457 तक शासन किया। और इसके बाद इसने चुनार के किले पर अपना अधिकार कर लिया, लेकिन इसके बाद जो है कई आक्रमण पे असफल भी रहा। जैसे कालपी के किले पर आक्रमण किया, दिल्ली पर किया गया आक्रमण, ये सब पे विफल हो जाता है। तत्पश्चात जो है ये आप देख रहे हैं मुख्य द्वार है। तत्पश्चात हम देखें तो महमूद सार्की को सबसे सफल शासकों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसने भी जौनपुर स्थापत्य निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं महमूद सार्की के बाद जो है महमूद शाह सार्की के बाद मोहम्मद शाह सार्की आता है। ठीक है, महमूद शाह सार्की के बाद मोहम्मद शाह सार्की, आप इस पर कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है, तो मोहम्मद शाह सार्की जौनपुर के सार्की वंश का चौथा शासक था और 1457 से 1458 तक ये शासनकाल करता है। और मोहम्मद शाह सार्की तीसरे शासक महमूद शाह सार्की का पुत्र था। दिल्ली पर आक्रमण के दौरान बहलोल लोधी से पराजित हो जाता है और इसके दरबार में अमीरों का संघर्ष होना चालू हो जाता है। तो दरबार में भी विघटन होता है और इसका वध कर दिया जाता है, इसको मार दिया जाता है। इसके बाद जो है अमीरों के छोटे बेटे हुसैन शाह सार्की को सिंहासन पर बैठाया जाता है। तो एक तरीके से दरबारी संयंत्र में जो है मोहम्मद शाह सार्की की मृत्यु हो जाती है। फिर हुसैन शाह सार्की बैठता है सत्ता पे और जौनपुर का अंतिम शासक के तौर पे या सार्की वंश के अंतिम शासक के तौर पे हुसैन शाह सार्की जो है 1458 से लेकर 1485 तक शासन करता है। और इसके 1458 में अमीरों के द्वारा इसको गद्दी पर बैठाया जाता है और इसके बाद इसने बहलोल लोधी के साथ संधि कर लेता है। और लोधी वंश भी चूँकि इस समय पहलर आ जाता है, तो लोधियों के साथ बहलोल लोधी के साथ संधि हो जाती है। और इसी के समय दिल्ली और जौनपुर का संघर्ष एक चरम स्तर पर पहुंच जाता है। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर को सिकंदर लोधी के समय दिल्ली सल्तनत पर पुनः मिला लिया जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो सार्की शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह सार्की के समय जौनपुर का साहित्य स्थापत्य कला के क्षेत्र में विशेष योगदान हुआ। इस कारण से इसको भारत के सिराज के नाम से जानते हैं। और फिरोज शाह तुगलक ने जिस तरीके से जौनपुर को स्थापित किया, फिर जौनपुर स्वतंत्र हुआ, तो इस तरीके से ये शासक रहे क्रम से जो इस पूरे क्षेत्र में आए। ख्वाजा जहां मलिक सरवर के द्वारा इस क्षेत्र को स्थापित किया गया। मलिक सरवर के बाद मलिक करनफुर मुबारक शाह, फिर इब्राहिम शाह सार्की, इसके बाद महमूद शाह सार्की और फिर मोहम्मद शाह सार्की और अंतिम शासक के तौर पे हुसैन शाह सार्की। 75 वर्षों का इतिहास ये रहा इसका। अब हम सांस्कृतिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे सार्की वंश को। सल्तनत के समय में सार्की साम्राज्य का केंद्र बिंदु रहा जौनपुर क्षेत्र को पूर्व का सिराज कहा जाता है। सिराज ईरान का एक शहर है और वहाँ पर कला एवं संस्कृति स्थापत्य को लेकर के जो विभिन्न प्रकार के कार्य किए गए हैं, वही कार्य जौनपुर में भी देखने को मिलते हैं सार्की शासकों के द्वारा। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के स्थापत्यों का निर्माण कराया गया, अटाला मस्जिद का निर्माण कराया गया। साथ ही यहाँ पर ये गोमती नदी के तट पर एक पुल दिखाई देगा आपको, जिसको शाही ब्रिज के नाम से जानते हैं, शाही पुल के नाम से जानते हैं। और जब अकबर यहाँ पर आक्रमण करने आया था, जब यहाँ पर विद्रोह हुआ, अली कुली के द्वारा यहाँ पर विद्रोह किया गया, अली कुली खां के द्वारा, तो अकबर स्वयं यहाँ पर आया और उसके द्वारा ही यहाँ पर इस शाही पुल का निर्माण करवाया गया। आप देख सकते हैं, जूम करके आप इसको देखिएगा तो यहाँ पर जो है एक विशेष प्रकार के मंडप नुमा आकृति पुल के ऊपर आपको दिख रही होगी और ये गोमती नदी के ऊपर बना हुआ पुल है। और इसको जो है अकबर, इसको अकबरी ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। चूँकि इसका निर्माण मुनीम खां के द्वारा करवाया गया था, तो इसको मुनीम खां ब्रिज भी कहते हैं, मुग़ल ब्रिज भी कहते हैं और जौनपुर ब्रिज के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये 16वीं शताब्दी में अकबर के समय समकालीन बनाया गया ब्रिज है। और शाही ब्रिज जौनपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और ये जो है आपका इस क्षेत्र का एक तरीके से महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु के तौर पे भी है। तो शाही ब्रिज के अलावा इस क्षेत्र में जो है महत्वपूर्ण जो निर्माण करवाए गए वो थे आपके अटाला मस्जिद। अटाला मस्जिद का निर्माण, जैसा कि आपको पता है कि प्रारंभ इसका फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था और अटाला मस्जिद का निर्माण कार्य पूरा कराया इब्राहिम शाह सार्की के द्वारा इसका निर्माण कार्य। तो आप सभी के सामने जौनपुर वास्तुकला का सर्वोत्तम नमूना है
हम सभी अटाला मस्जिद के सामने खड़े हैं और इस मस्जिद की सबसे प्रमुख विशेषता है कि इसमें मीनारे नहीं है। इसमें 3 तोरण द्वार है और जो ये आप तोरण द्वार देख रहे हैं, प्रवेश द्वार देख रहे हैं, इसकी लंबाई 23 मीटर है। ये मध्य का है और सबसे जो है ऊंचा तोरण द्वार है। तो इसमें 3 तोरण द्वार है, इस तरीके से प्रवेश द्वार है। और अभी मैं मस्जिद के चारों तरफ आपको घुमाऊंगा और मैं अब यहाँ से पूर्व के सिराज कहे जाने वाले जौनपुर और सार्की साम्राज्य की महत्वपूर्ण जो स्थापत्य हैं सबके बारे में बताऊंगा। मैंने आपको शाही ब्रिज के बारे में जानकारी दी और आपको दिखाया भी शाही ब्रिज। अब अटाला मस्जिद देखिए और साथ ही यहाँ से आप जौनपुर साम्राज्य के सभी सांस्कृतिक पक्षों को समझिए। तो जैसा कि आपको पता है कि अटाला मस्जिद का निर्माण सार्की राजवंश के इब्राहिम शाह सार्की के द्वारा 1408 में करवाया गया था और ये जो है जौनपुर वास्तुकला का सबसे महत्वपूर्ण नमूना है। और इसमें मीनारें नहीं हैं जो अन्य मस्जिदों में देखने को मिलती हैं। चलिए अब मैं आपको विचरण कराता हूँ। आप स्थापत्य को देखिए, काफ़ी विशाल स्थापत्य है। तो मंदिर में 3 तोरण द्वार है। हम पिछले वाले हिस्से से जा रहे हैं, ये पृष्ठभाग है, इसमें कोई तोरण द्वार नहीं है। देखिए लोग अजान के समय में अभी प्रार्थना कक्ष के लिए जा रहे हैं। और इसमें जो बीच का तोरण द्वार था, अभी जो आपने देखा, सबसे ऊंचाई है 23 मीटर की ऊंचाई है उसकी, 23 मीटर लंबाई है उसकी। और जो है 1408 में इब्राहिम शाह सार्की के द्वारा इसको बनाया गया था। और ऐसा कहा जाता है कि पहले ये अटाला देवी का मंदिर था, है ना। और इब्राहिम शाह सार्की के द्वारा इस मंदिर को नष्ट किया गया और फिर मस्जिद में बदल दिया गया। इसके चारों तरफ सुंदर दीर्घाओं का निर्माण करवाया गया है। कलात्मक दीवारें हैं यहाँ पर और इनकी ऊंचाई लगभग 100 फीट के आसपास है। जितनी भी दीवारें हैं इनकी ऊंचाई 100 फीट के आसपास है। प्रवेश द्वार में 3 विशाल द्वार हैं, है ना, तोरण द्वार जिन्हें कहते हैं हम। और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1393 में इस मस्जिद का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था। और इसके बाद यहाँ पे अन्य कई जो है मस्जिदें और भी हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। तो अटाला मस्जिद जो है ये सार्की शैली के तौर पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे जितनी भी जो अन्य मस्जिदें बनी हैं उनके लिए ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण उदाहरण के तौर पे है। ठीक है, इसके साथ ही शाही ब्रिज के बारे में हमारी चर्चा हुई थी। शाही ब्रिज के बारे में आपको मैंने सारी चीज़ें बताई भी कुछ, और आगे जो है हम इसको और डिटेल से समग्रता से भी समझने का प्रयास करेंगे। शाही ब्रिज के बारे में मैं आपको शाही ब्रिज दिखाऊंगा। तो अब आप मेरे साथ सभी लोग शाही ब्रिज चलेंगे। आप लोगों के सामने आप देखेंगे कि शाही ब्रिज का भव्य नज़ारा आपके सामने है। आप देख रहे हैं ये शाही ब्रिज के ऊपर से हम गुजर रहे हैं और जौनपुर में मुग़ल सम्राट अकबर ने इसके निर्माण का आदेश दिया था और मुनीम खां के द्वारा इसको पूरा बनवाया गया है शाही ब्रिज को। और लगभग इसको पूरा करने में 4 साल लगे और अफ़गान वास्तुकार अफजल अली के द्वारा ये डिज़ाइन किया गया था। तो ये जो है 1934 में नेपाल बिहार भूकंप जब आया था तो ये पुल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त भी हो गया था। इसमें जो है 7 मेहराब हैं और पुनर्निर्माण भी इसका जो है किया गया। फिर बाद में यहाँ पे देख रहे हैं मेहराबदार आपको छत्ते दिख रहे हैं और फिर आगे इसमें बढ़ाए भी गए। तो ऐतिहासिक महत्व के अलावा अभी इसका उपयोग भी है एक तरीके से, है ना। आप देख रहे हैं ये लिंक कर रहा है, गोमती नदी के ऊपर बना हुआ है ये पुल। तो अभी ये पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत सुरक्षा और संरक्षण में है और मुग़ल संरचना की मान्यता के तौर पे देखिए तो ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, और ये जो है अभी आपको शायद पता हो कि इसी के समानांतर सद्भावना पुल भी है, जो कि आप मुझे यूपी दर्शन जौनपुर वाले वीडियो में आप देखेंगे। सद्भावना पुल जो है इसके समानांतर कई सारे बनाए गए हैं। तो चूँकि जौनपुर मैंने बताया कि हिंदू मुस्लिम एकता गंगा यमुनी तहजीब के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र के तौर पे है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट आपकी जो है शाही ब्रिज के बाद है जामा मस्जिद, है ना। जामा मस्जिद भी जौनपुर में है और जामा मस्जिद दिल्ली वाली नहीं है ये, तो यहाँ की बड़ी मस्जिद के तौर पे है। जामा मस्जिद भी बोलते हैं, जामी मस्जिद भी बोलते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है जौनपुर जामा मस्जिद और इसका निर्माण जो है हुसैन शाह सार्की के द्वारा करवाया गया था जामा मस्जिद का। अब मैं आपको क्रम से जितने भी महत्वपूर्ण यहाँ पे सांस्कृतिक स्थापत्य थे जिस कारण से इसे पूर्व का सिराज हिंद कहा जाता था, वो आपको क्रम से मैं अब बताना चालू करूँगा। ठीक है, तो जामी मस्जिद का निर्माण जो है हुसैन शाह सार्की के द्वारा 15वीं शताब्दी में करवाया गया था और यह जौनपुर के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से आकर्षकों में से एक है। और मस्जिद से
2.5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में जो है यहाँ पे जाफराबाद से यहीं पर ही जो है आपका कई सारे क्षेत्र अवस्थित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी इस मस्जिद में भी तोरण द्वार है। और इसके अलावा नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण यहाँ पर संरचना के तौर पे है वो है आपका लाल दरवाज़ा मस्जिद। तो लाल दरवाज़ा मस्जिद का निर्माण 1450 के आसपास हुआ था और इसका निर्माण जो है सुल्तान महमूद शाह की रानी बीबी राजी के द्वारा करवाया गया था। और लाल दरवाज़ा मस्जिद का क्षेत्रफल जो है अटाला मस्जिद से कम है। लाल पत्थर के दरवाजे बने होने के कारण से इसे लाल दरवाज़ा मस्जिद कहा जाता है। और एक तरीके से देखा जाए तो इस मस्जिद में जौनपुर का सबसे पुराना मदरसा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे सासाराम का जो शासक शेरशाह सूरी था वह उसने शिक्षा ग्रहण की थी। तो शेरशाह सूरी की शिक्षा इसी लाल दरवाज़ा मस्जिद में अवस्थित मदरसे में ही हुई है। और मदरसे का नाम जामिया हुसैनिया के नाम से जाना जाता है, जिसके प्रबंधक मौलाना तौफीक कासमी थे। ठीक है, इसके अलावा मस्जिद अन्य मस्जिदें भी हैं, जैसे खालिस मुखलिस मस्जिद है। यहाँ पे 1417 में इसका निर्माण करवाया गया था और इसका निर्माण मलिक मुखलिस के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, शाही ब्रिज के बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे हिंदू स्थापत्य भी हैं, जैसे शीतला माता मंदिर है, चौकिया धाम बोलते हैं इसको। तो शीतला माता का लोकप्रिय प्राचीन मंदिर यहाँ पे बना हुआ है और इसकी कोई निर्माण अवधि के बारे में नहीं पता हुआ है। और ऐसा कहा जाता है कि मौर्यकालीन प्राचीन मंदिर था, मतलब बहुत प्राचीन है। गुप्त काल से पहले वैसे मंदिर हम लोग देखते हैं, लेकिन मौर्यकालीन मंदिर इसे बताया जाता है। और इसका जीर्णोद्धार माँ शीतला चौकिया धाम के नाम पर रखा गया है। और यहाँ पर बहुत खूबसूरत एक सरोवर है, तालाब है और यहाँ पे लगातार विश्व से काफ़ी क्षेत्रों से जो है श्रद्धालु आते जाते हैं। ठीक है, नवरात्रि के समय बहुत भीड़ भाड़ लगती है यहाँ पे और हिंदुओं का एक पवित्र स्थल के तौर पे शीतला माता चौकिया धाम मंदिर है आपका। इसके अलावा यहाँ पे बारीनाथ मंदिर है और ये जो है लगभग 300 वर्ष पुराना है। बारीनाथ मंदिर उर्दू बाज़ार में अवस्थित है और कई बीघे में विस्तृत है ये मंदिर। तो ये भी आपका यहाँ का प्रमुख एक स्थापत्य के तौर पे है। यहीं पर यमदाग्नि आश्रम भी है यहीं पर और अष्टवक्र की भी तपोभूमि है इस क्षेत्र में। तो जैसा कि आपको पता है सप्त ऋषियों में से एक थे जमदाग्नि और उनकी पत्नी रेणुका और उन्हीं के पुत्र थे परशुराम, यहीं रहते थे। तो परशुराम का भी एक तरीके से जन्म क्षेत्र है ये। तो जमदाग्नि और उनकी पत्नी रेणुका, परशुराम और संत परशुराम यहीं से थे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिंदू स्थल के तौर पे है। साथ ही यहाँ पर भगवान शिव का एक मंदिर है जिसको बोलते हैं रामेश्वरम महादेव। ठीक है, तो यहाँ पर सई और गोमती के संगम में ये मंदिर बना हुआ है और इसी संगम के कारण से यहाँ पे त्रिमुहानी इसका नाम भी पड़ा है इस क्षेत्र में। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम लंका विजय करने के बाद अयोध्या लौट रहे थे तो उसी दौरान सई गोमती संगम पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन उन्होंने स्नान किया और इसके बारे में काफ़ी जानकारी वाल्मीकि रामायण में भी मिलती है। तो इसलिए ये क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा जो है एक तरीके से पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। इसके अलावा गोकुल घाट यहाँ पे बड़ा फेमस है और गोकुल धाम मंदिर भी यहाँ पे बहुत पुराना है, 400 वर्ष पुराना मंदिर है जो गोमती नदी के तट पर है। और इसको जो है कहते हैं कि ये मौर्य काल के दौरान जो है ये पूरा क्षेत्र बहुत डेवलप हुआ था। इसके अलावा और मंदिरों में पांचों शिवाला एक क्षेत्र है और इसकी बड़ी प्राचीनता है। प्राचीनता मतलब कि इसके बारे में कहा जाता है कि ये भी एक शिव मंदिर है और 5 शिवालयों का समूह है यहाँ पे। इसके अलावा जौनपुर में झांझरी मंदिर एक बड़ा फेमस है और ये भी मस्जिद है, झांझरी मस्जिद बड़ी फेमस है। तो इब्राहिम शाह सारकी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था झांझरी मस्जिद का। अन्य स्थापत्य के बारे में बोलें तो यहाँ पे अन्य कई सारे दर्शन स्थल हैं, जैसे चतुर्मुखी अर्धनारीश्वर प्रतिमा है यहाँ पर बक्सा थाने के पास अवस्थित है और गोमती नदी के किनारे ही ये जो है प्राचीन मूर्ति यहाँ पर देखने को मिली है। तो चतुर्मुखी अर्धनारीश्वर प्रतिमा है यहाँ पर। और इसके अलावा जो है अन्य बहुत सारे जो है जैसे शाही किला के बारे में तो आपने देख ही लिया, वहीं से हमने पूरा का पूरा आपका शूट किया है। शाही किला है, ख्वाबगाह है, दरगाह चिश्ती है, पान शरीफ है, जहांगीरी मस्जिद है, अकबरी ब्रिज है, सारकी सुल्तानों के मकबरे हैं, है ना। सई गोमती संगम पे कई सारे जो है व्यवस्था यहाँ पे कई फिल्मों की शूटिंग्स भी होती हैं। तो इस तरीके से
पूर्व का सिराज ऐसे ही नहीं कहा जाता, बल्कि यहाँ पर इतने बड़े स्तर का जो है व्यापक स्तर का स्थापित हुआ। साथ ही यहाँ पर पूर्वांचल विश्वविद्यालय भी अवस्थित है और तिलकधारी महाविद्यालय यहाँ पे बड़ा फेमस है और काफ़ी विशाल प्रांगण है, शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र के तौर पे है। इसके अलावा मैहर धाम, कटवार और हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है, ओजसी महावीर धाम है ना। मरियाहू तहसील में ओजसी गाँव में ओजसी महावीर धाम अवस्थित है। तो एक तरीके से यहाँ पे जो है एक पूर्वांचल वाले क्षेत्र में केंद्र बिंदु के तौर पे जौनपुर उस समय था और पूर्व के सिराज के तौर पे इसको जाना जाता था। तो इस तरीके से आप सभी ने मेरे इस अंक के माध्यम से आपने यहाँ के कल्चर को समझा, शासकों के बारे में जानकारी आपको मिली और निश्चित तौर पे आप यहाँ से जो है इस अंक से बहुत कुछ सीख पाए। तो जो है बहुत सारी चीज़ें आप लगातार कंटिन्यूअस समय साथ सीखते रहेंगे। भारत दर्शन के इस अंक पे आप हमारे साथ सार्की वंश के शाही किले पर थे और यहाँ से आज हमने आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास के तुगलक वंश के समय विकसित हुए सार्की साम्राज्य जौनपुर क्षेत्र के बारे में बता रहे थे और निश्चित तौर पे आप सभी ने क्रमबद्धता के साथ शासकों के बारे में समझा, यहाँ पे क्यों इसे पूर्व का सिराज कहा गया, किस तरीके से यहाँ पर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से इस क्षेत्र का विकास हुआ, इन सभी विषयों को समग्रता से समझा। तो भारत दर्शन के इस अंक के माध्यम से हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे और लगातार हम प्रयास करेंगे कि आप सभी की क्रमबद्धता से भारत के विषय में जो आपकी रुचि है उसको और बढ़ा दें और क्रम से आपको भारत को समग्रता से पढ़ाते जाए। आपका काम है इसे भारत के हर एक क्षेत्र तक पहुँचाइए ताकि सभी लोग सार्की साम्राज्य के बारे में जान सकें, जौनपुर के बारे में जान सकें, भारत के इतिहास के मध्यकालीन पन्नों के बारे में जान सकें। तो निश्चित तौर पे आप सभी को जब कभी भी मौका मिले आप ज़रूर आइए, यहाँ पर देखिए, इस पर्यटन स्थल को देखिए और भारत दर्शन के माध्यम से हम भारत की संस्कृति को जन तक पहुँचाते रहेंगे, इतिहास के पन्नों तो आप तक दोहराते रहेंगे और आपको लगातार भारत की विशिष्ट जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो चलिए आप सभी से भारत दर्शन के इस अंक के अंतर्गत हम मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।